नमस्कार सभी YouTube पे जुड़े हुए विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से एक नई शुरुआत PSP कॉलेज करने जा रहा है। रीट के विद्यार्थियों को घर बैठे हम एक प्रयास कर रहे हैं कि निशुल्क क्लास का लाभ दे सकें। आप सबको एक चीज़ ये ज़रूर बता दें कि बहुत जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने से आप लोगों को संक्षिप्त में इतना जरूर बता दें कि हम ये पूरा प्रयास वागड़ के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क घर बैठे तैयारी करने का अवसर दे रहे हैं। प्रतिदिन क्लास का टाइम फिक्स रहेगा। जैसे अभी रीट की जो कोचिंग हम शुरू कर रहे हैं उसके अंदर 3 बजे अभी संस्कृत की क्लास आपकी शुरू होनी थी, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए मैं परिचय के रूप में आपके बीच में हूँ। उसके बाद में जैसे जैसे ये कारवा आगे गुजरेगा हम और लोग भी जोड़ेंगे। रीट के ही इंग्लिश की क्लास भी शुरू करेंगे, इसी के अंदर जीके का भी शुरू करेंगे और क्लासेस जुड़ती जाएंगी। ये चूंकि पिछले महीने भर से एक प्रयोग चल रहा था तो हमने सोचा कि क्यों न रीट के विद्यार्थियों को भी ये लाभ दें। तो आपसे एक प्रार्थना है कि तकनीकी खामियों को दूर रखते हुए, प्रयास की सराहना करते हुए, ये एक प्रयास हम प्रतापपुर बैठे कर रहे हैं। लोकल के जगह पर बैठ करके लोकल के ही लोग कर रहे हैं, लोकल के ही संसाधन है। यहाँ पर अगर आप कभी पीएचपी के स्टूडियो में आकर के देखेंगे तो कोई बहुत हाईफाई स्टूडियो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास हमने किया कि यहाँ बैठ करके हम जो चीज़ उपलब्ध करा सकते थे वो उपलब्ध उन तक बच्चों तक करवाएं। तो आप इनका लाभ लें, अन्य विद्यार्थियों तक ये पहुंचाएं। हम वैसे इस क्लास को जूम पर चलाना चाहते थे ताकि आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकें, बोल करके भी पूछ सकें, लेकिन इस क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन इतने सारे हुए कि हमको लगा कि हम जूम के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जूम हमने जो खरीदा हुआ है वो 100 लोगों तक का ही खरीदा हुआ है और रजिस्ट्रेशन 100 से ज़्यादा हुए। तो फिर हमने इसको यूट्यूब पे लाइव करने का प्लान किया और अभी ये यूट्यूब पे चल रहा है। ये वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कभी भी उपलब्ध हो जाएगा। आप बाद में भी इसका रिवीजन करना चाहें, पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। कोई प्रश्न आपका है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, वो बात हम तक पहुंच जाएगी और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इवन क्लास के दौरान भी आपका कोई प्रश्न है, टीचर से पूछना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे तकनीकी जो सहयोगी हैं वो टीचर तक पहुंचा देंगे और उस प्रश्न का जवाब हो सकेगा तो हम हाथों हाथ उसी क्लास के दौरान आपको दे भी देंगे। तो आप सभी लोग इसका लाभ लेवें और घर बैठे ये आनंद लें कि कैसे आप रीट, जो अभी कब होगी वो नहीं पता है, लेकिन जब भी होगी आप अच्छे तरीके से दे सकें। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास पीएचपी कॉलेज कर रहा है। आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रयास हम करेंगे। इसके तहत आपको एक जानकारी दे दें कि संवाद प्रभा करके एक हमने नई परंपरा शुरू की है, एक कड़ी शुरू की है, जिसके अंदर हम राज्य स्तर के कुछ बहुत बड़े और नामी लोगों को हम हमारे साथ बातचीत के लिए बुलाते हैं। जैसे इससे पहले जो चर्चाएं हो गई हैं वो मैं आपको बता दूं। प्रकाश जी पंड्या जो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं अपनी इस एरिया के, उनकी एक बहुत अच्छी टॉक हो चुकी है। नवीन जी जैन जो आईएएस हैं, रोडवेज के एमडी हैं, आईएएस की पोस्ट पर हैं अभी, उनसे बातचीत हो चुकी है बच्चों की लगभग 1.5 घंटे की। 2 आईएएस और हैं जिन्होंने टाइम मतलब स्वीकृति दे दी है, लेकिन डेट और टाइम लेना बाकी है उनसे। प्रदीप जी बोरड जो आईएएस हैं और कृष्ण पारिक जो वो भी अभी आईएएस हैं, रेलवे में हैं, इन दोनों ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से अभी हमारी चर्चा चल रही है। ये साप्ताहिक एक प्रोग्राम हम रखेंगे जिससे हम बहुत सारे लोगों से आप लोगों की बातचीत कराएंगे। ये लेकिन लाइव होगा फेसबुक के ऊपर। पीएचपी का जो फेसबुक पेज है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पेज को लाइक कर लें ताकि ऐसी कोई भी अपडेट होगी तो आपको मिलेगा। ये जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो यहाँ अपलोड होगा तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि कौन सा नया वीडियो इसके अंदर आया है। आप आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पीयूष जी रावल संस्कृत की क्लास आपसे शुरू कर रहे हैं आज। बहुत शुरुआत से क्लास होगी, हो सकता है वो आपको आता होगा, लेकिन चूंकि हम सब बच्चों को देखते हुए इस प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपको जिस ट्रैक पर क्लास चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इस क्लास का आप लाभ लें, आनंद लें और जो आपके सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें।
ताकि हम इस क्लास को और इंप्रूव कर सकें और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष कुमार रावल, पीएसपी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत विषय पर बात करने जा रहे हैं और संस्कृत विषय रीट में 30 अंकों का पूछा जाता है। आप सब परिचित हैं, आप पहले एग्जाम भी दिए होंगे आपके। संस्कृत जो है वो आपको 30 अंकों का पूछा जाता है, ठीक है, जिसका डिवाइडेशन भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम संस्कृत भाषा पर मोटा मोटी चर्चा करते हैं। सर्वासु भाषाणां जननी संस्कृत भाषा है, उसके विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चाएं आपसे करूं कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति पर बात करूंगा। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और त प्रत्यय से मिलकर के संस्कृत शब्द बना है। सम उपसर्ग, क्री धातु, त प्रत्यय, ये शब्द व्युत्पत्ति है संस्कृत शब्द की। और इससे जो बना है, सम इसका उपसर्ग हुआ जो धातु अथवा शब्द के पूर्व में लगता है, क्री धातु हो गई और त जो है वो प्रत्यय हो गया। त प्रत्यय में त शेष रहता है, ठीक है जी। तो ध्यान रहे, जब हम उसको वापस जोड़ेंगे तो बनेगा संस्कृत, ठीक है जी। इस प्रकार ये सम उपसर्ग के साथ क्री धातु और त प्रत्यय करने पर यह पद बना, रूप बना, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, सर संस्कृत तो हम पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम आज एक प्रश्न पत्र का विभाजन देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में क्या और कैसे पूछा जाता है और किस प्रकार से उसका विभाजन है। जो 30 नंबर का विभाजन है वो किस प्रकार का है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखें, 30 नंबर का जो विभाजन है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अभी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर 30 नंबर का विभाजन आपके पेपर का है। सबसे पहले 30 में से जो 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो व्याकरण से पूछे जाते हैं। 15 अंकों का जो प्रश्न है वो आपके कहां से पूछे जाते हैं, व्याकरण से। 15 अंक के प्रश्न जो है वो आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब कैसे, तो सर व्याकरण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्याकरण में भी देखें आप, व्याकरण में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 15 अंकों के होते हैं। और शिक्षण विधियों में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब पहले हम बात कर रहे हैं सर व्याकरण पर। तो सर व्याकरण में 15 अंकों में जो 18 से 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले 15 प्रश्नों तक तो वो व्याकरण के सभी प्रश्न पूछता है, लेकिन 15 के बाद से जो 5 प्रश्न होते हैं वह प्रश्न जो है वो आधारभूत प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं, आधारभूत। आधारभूत से तात्पर्य है कि माहेश्वर सूत्र से पूछ लिया, कभी वर्णमाला से पूछ लिया, ठीक है, कभी प्रत्याहार से पूछ लिया, कभी प्रयत्नों से पूछ लिया, कभी वर्णमाला की संख्या पूछ ली, किसी वर्णों की संख्या पूछ ली, स्वरों की, व्यंजनों की किसी भी संख्या के बारे में पूछ लिया, उनके वर्ण विभाजन के बारे में पूछ लिया। तो ऐसे आधारभूत जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। शेष अब और क्या पूछा जाता है सर,
तो सर इसमें भी कुछ 5-5 अंकों का डिवाइडेशन है। सबसे पहले 5 अंकों का आपको एक गद्य पूछा जाता है जिसमें आपको व्याकरण के संबंधित प्रश्न उस गद्य से पूछे जाते हैं। दूसरा, 5 अंक का एक पद्य भी पूछा जाता है और उसमें आपको प्रश्न व्याकरण से संबंधित तो पूछे जाते हैं, उसके अलावा एक छंद भी पूछा जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा अनुवाद की महती भूमिका है, क्योंकि अनुवाद से 2-3 टॉपिक कनेक्ट है यहाँ। अनुवाद से वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है। ठीक है। और यदि आपको अनुवाद क्लियर नहीं होगा तो ये वाच्य परिवर्तन आपका क्लियर नहीं होगा। शब्द रूप धातु रूप यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो शब्द रूप और धातु रूप भी इसी में आ गए। ठीक है। इस प्रकार और कई सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं जो आपको अनुवाद से रिलेटेड होंगी। तो साहब ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपका पेपर डिवाइडेशन है। इस प्रकार से आपका पेपर आता है और पेपर आपको अब जो बात आती है वो बात ये आती है कि इसमें ऐसे आपको पूछा जाए कि वर्णमाला के बारे में आपको यदि पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के विषय में यदि आपसे कोई चर्चा की जाए तो सर पहला आधारभूत बिंदु इसका संस्कृत व्याकरण का वो है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। ध्यान दें, अब हम सबसे पहले उस बिंदु पर जा रहे हैं, वर्णमाला पर। लेकिन उस वर्णमाला को पढ़ने से पहले एक परिचय आपको दे दूं। कहा जाता है व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में यदि पूछा जाए कि व्याकरण शब्द कैसे बना, तो देखें, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और क्री धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय करने पर यहां व्याकरण शब्द बना। ठीक है। वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करने पर आपके यहाँ पर ल्यूट में आपको या तो अन या अण सुनाई पड़ता है, तो हमको सर यहाँ अण सुनाई पड़ेगा व्याकरण में, तो ऐसे में ये बनता है व्याकरण शब्द। ठीक है। तो यह है व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। व्याकरण के अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादा ना कहें तो अगर रीट की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न जो है वो यहाँ वर्ण विचार से पूछे जाते हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार, है ना। उस वर्ण विचार का परिचय दूं उससे पहले मैं आपसे पूछूं कि संस्कृत वर्णमाला कौन सी है या क्या होती है, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि संस्कृत वर्णमाला जो है वो माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है और माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अब ध्यान दें कि 14 माहेश्वर सूत्र, जिसको और कई नामों से भी जाना जाता है, लेकिन उससे पहले बात किंवदंती हमारे सामने आती है और वो हम आपके सामने रखेंगे कि साहब वो 14 सूत्र कहाँ से आए, और कोई एक किंवदंती कही जाती है तो क्या वास्तव में वो सत्य है, तो उस बारे में बताऊंगा आपको। कि जब भगवान शिव की माता सती के साथ विवाह होता है और माता सती के पिताजी के घर पे एक यज्ञ रखा जाता है, उस यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया जाता है और उस महादेव और सती को न बुलाने पर भी सती वहां पर महादेव की अवज्ञा करके वहां चली जाती है कि हमको क्यों नहीं बुलाया अपने पिता के वहां। वो वहां जा करके देखती है, देख करके वहां उसका पिता उसका अपमान करता है, तो वो यज्ञ कुंड में कूद जाती है। यह बात जब महादेव को पता लगती है, तब महादेव को पता लगती है तो वो फिर क्या करते हैं कि उस जैसे ही उनको ये बात पता लगी, उन्होंने तांडव किया और तांडव करते करते उन्होंने अपना डमरू बजाया और डमरू बजा करके जो ये ध्वनियां निकली, उस ध्वनियों को किसने ग्रहण किया, तो पृथ्वी पर बैठे महर्षि पाणिनि जो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने उसको ग्रहण किया। और जब ध्वनियां निकली उसके लिए एक श्लोक कहा जाता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। तो कहा कि 9 और 5 बार जब उन्होंने उस ढक्का मने डमरू को बजाया तो उससे जो ध्वनियां निकली
वो ध्वनियां जो है वो महर्षि पाणिनि ने, जो प्रथम मुनि है व्याकरण के कहे जाते हैं, उन्होंने ग्रहण की और उन्होंने ग्रहण करके जो है वो उस ध्वनियों को इस सूत्र में पिरोया, एक सूत्र में ढाला, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी। उन्होंने उन ध्वनियों को उस सूत्र में ढाला और फिर जो है वो उन्होंने कहा, उसका नाम जो है वो माहेश्वर सूत्र रख दिया। माहेश्वर, माहेश्वर से आगतः इति माहेश्वर कहा जाता है कि महेश से आगत, महेश माने शिव से आया हुआ या शिव से प्राप्त हुआ, इसे कहा जाता है महेश आगतः इति महेश माहेश्वर, ऐसा उसके विषय में कहा जाता है। कहते हैं, फिर कहते हैं कि सर सूत्र क्या है, तो एक एक चीज का आप परिचय देखें। सबसे पहले आपने माहेश्वर किसे कहते हैं उसका परिचय देखा, अब सूत्र किसे कहते हैं तो सूत्र का परिचय देखें। सूत्र के विषय में भी उक्ति कही जाती है, क्या कहा जाता है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतः विश्वतो मुखम, उसके विषय में भी कहा जाता है कि अल्पाक्षरम मन अल्प अक्षर वाला हो, असंदिग्धम मन जिससे संदिग्ध कोई संदेह पैदा नहीं होता हो, कोई संदिग्ध ना हो उसमें, और सारवान हो, ऐसा जो होता है उसे सूत्र कहा जाता है। अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवान विश्वतो मुखम कहा जाता है। ठीक है जी। और सूत्र की परिभाषा के बारे में कहें, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे अल्पाक्षरम कैसे, तो सर एक उदाहरण है टू, ये छोटा सा सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है और इस सूत्र का यदि आप समास विग्रह करोगे तो चू च टू च क्या होता है, चू च टू च, कौन सा समास हुआ, तो सर दो बार च अव्यय का आना हुआ, अर्थात यहां पर द्वंद्व समास हुआ है ना, तो द्वंद्व समास यहां पर हुआ। फिर ध्यान दें कि जैसे द्वंद्व समास हुआ उसके बाद यहां देखें चू से च वर्ग और टू से ट वर्ग, तो चू और टू, च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं 5 और ट वर्ग में कितने वर्ण होते हैं 5, 5 और 5 मिलाकर के कितने हुए 10 वर्ण। 10 वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाती है इस सूत्र से, इत संज्ञा हो जाती है, ये सारवान हुआ। इस सर इसका सार क्या निकला, इस प्रकार निकला। तो सर सूत्र अल्पाक्षर है, उसमें कोई संदिग्ध नहीं है, कोई संदेह नहीं, उसके साथ ही आपने जब उसको निकाला तो 10 वर्ण जो निकले च वर्ग और ट वर्ग से, उनकी इत संज्ञा हुई। तो सर संज्ञा किसे कहते हैं, प्रश्न और भी बनता है, तो संज्ञा क्या है, तो उसके लिए भी कहा जाता है संगीयते विधीयते इति संज्ञा, कहा जाता है कि संगीयते विधीयते इति संज्ञा। ऐसा यदि ना चाहे तो आप सरल भाषा में भी कह सकते हैं नामकरण संज्ञा। क्या कह सकते हैं, नामकरण संज्ञा। यदि किसी चीज को नाम दिया जाए तो उसे संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा। तो कहा गया संगीयते विधीयते इति संज्ञा। तो ऐसा कहते हुए हमने उस सूत्र का, उस इत संज्ञा के बारे में आपको कहा, बताया कि सर संगीयते विधीयते आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और आप कहें तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, या ना चाहें तो आप सरल भाषा में चाहें तो नामकरण संज्ञा। ठीक है जी। इस प्रकार जो है वो आप उस संज्ञा के परिचय में बता सकते हैं कि साहब किसी का भी नामकरण किया जाए, जैसे हमने इन 5 वर्णों की कौन सी संज्ञा की, इत संज्ञा, तो इत संज्ञा उसका नामकरण हमने किया, और इत संज्ञा जैसे ही हो जाती है उस वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप। ठीक है, किस सूत्र से, तो अदर्शनम लोप से कहें या तस्य लोप से कहें, आप इसका लोप कर दें। ठीक है जी। तो ये यहां तक हमने बात की। अब हम बात करेंगे सूत्र। सर आपने कहा सूत्र जो है वो अल्पाक्षर होता है और संदिग्धम होता है, और फिर आपने कहा कि सारवान भी होता है, और ऐसा कहते हुए आपने कहा कि सूत्र होते कितने प्रकार के हैं, तो सर उसका भी परिचय आप ले लें।
कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र के प्रकारों के बारे में भी आपने ये, मैं जब लिखता हूं तब आप लिखते जाएं, क्योंकि बाद में इतना समय अपने पास नहीं है कि आप उतारें। ठीक है जी। तो सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारियां आपको कहीं किसी भी किताब में मिल तो जाएंगी, पर समझने में समय लगेगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उन्हें समझिएगा। तो सूत्र के प्रकार के विषय में आपको बताऊं, सूत्र के प्रकार। सूत्र सर है तो सही, सूत्र आप कह रहे हो अल्पाक्षर होता है, असंदिग्धम होता है, सारवान होता है, लेकिन सर इसके प्रकार भी कुछ होते हैं क्या? तो सर ये 6 प्रकार के होते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, सुनिएगा और उसमें आप 6 प्रकारों को बताइएगा। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारस्य षड विधम सूत्रम उच्यते। कहा जाता है कि संज्ञा, परिभाषा पहला सूत्र का प्रकार है। 6 प्रकारों में पहला प्रकार देखें, संज्ञा सूत्र। परिभाषा सूत्र, ठीक है, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। सर ये 6 प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। यह पाणिनि व्याकरण के अनुसार, यह पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार ये 6 प्रकार के जो सूत्र होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि साहब संज्ञा क्या है ना, परिभाषा क्या है? तो सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। फिर यहाँ यदि ये त्रिमुनि नहीं होते, ये पाणिनि जो जिन्होंने लिखा ये अष्टाध्यायी में, उन प्रथम मुनि ने लिखा ये, लेकिन उसके बाद यदि त्रिमुनि व्याकरण के नहीं होते तो आज आप और हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है जी। उन त्रिमुनियों का परिचय भी आप देख लें कि सर त्रिमुनि कौन से हुए। तो त्रिमुनियों का परिचय देखेंगे आप, क्या होता है उनका परिचय। सबसे पहले त्रिमुनि परिचय में पहले होते हैं पाणिनि। ठीक है, पहले मुनि है पाणिनि, जिनके विषय में मैं आपको बताऊं कि इनके पिता का नाम पणिन था। यह पणिन ऋषि के तो पाणिनि पहले मुनि का परिचय, त्रिमुनियों का परिचय दे रहा हूं कि संस्कृत के त्रिमुनि कौन हुए। तो पहले मुनि है पाणिनि, और पाणिनि के जो पिता का नाम है वो पणिन है, और उनकी माता का नाम है दाक्षी, और उनके गुरु का नाम है उपवर्ष। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इस विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली। उनके जन्म के विषय में आपको एक परिचय दे दूं कि उनके जन्म के विषय में पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। यह प्रश्न जनरली 2015 की रीट में पूछा गया, तब उसने ऑप्शन में दिया था नंबर 1 सालातुर, नंबर 2 शालातुर, नंबर 3 शालातुर, और नंबर 4 कोपिन। इस प्रकार प्रश्न बनता है। तो कौन सा है इन चारों में, देख लें। आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, और इसी में आप लोग कंफ्यूज हैं कि सर कौन सा है, क्योंकि पता ही नहीं है। तो ध्यान रहे, इसका जो सही उत्तर है वो है शालातुर।
पाणिनि का जो जन्म हुआ वो शालातुर गांव पाकिस्तान में है। यहाँ पर पाकिस्तान के लाहौर में शालातुर नाम का गांव है, वहां पर पाणिनि का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। पाणिनि एक व्याकरण के रचनाकार हैं, जिनकी रचना का नाम बता दूं मैं आपको, अष्टाध्यायी। उनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें टोटल 8 अध्याय हैं। प्रश्न बनता है यहाँ से कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो क्या लिखेंगे, 8 अध्याय हैं। और कितने पाद हैं, कितने चरण है, ऐसा यदि पूछा जाए तो प्रत्येक अध्याय में एक 4 चरण है, तो टोटल 8 अध्यायों में कितने चरण होते हैं, तो सर 32 चरण होते हैं, 32 पाद हैं या 32 चरण है। ठीक है, तो कहा जाता है कि 32 पाद या 32 चरणों के साथ 8 अध्यायों का जो एक ग्रंथ है जो पाणिनि ने रचा है, वो पहले मुनि आपका जो परिचय हुआ पाणिनि से। दूसरा परिचय आपको दूं, दूसरे मुनि का परिचय दूं, तो दूसरे हैं कात्यायन, जिनको हम वररुचि भी कहते हैं, और जनरली उनका नाम हर जगह प्रश्न के रूप में वररुचि ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वररुचि का परिचय दें। दूसरे ऋषि हैं वररुचि, जिनका वास्तविक नाम कात्यायन है। क्या नाम है, ठीक है। ये जो है वो वार्तिककार है। ये एक तरीके से कहा जाए तो पाणिनि के सहयोगी हैं। क्या है, पाणिनि के सहयोगी हैं। तो ध्यान दें, ये कौन है, कात्यायन वार्तिककार हैं। वार्तिककार हैं, और वार्तिककार किसके, तो संस्कृत व्याकरण के वार्तिककार हैं। ये पाणिनि के सहयोगी हैं, और ये इनके ग्रंथ का नाम है वार्तिकम। क्या है, इनके ग्रंथ का नाम हो गया वार्तिकम, ये इनका ग्रंथ है। ठीक है, अगले जो तीसरे मुनि हैं, जो त्रिमुनियों में तीसरे मुनि जो कहे जाते हैं, वो है आपके पतंजलि। नाम आपको परिचय है पहले से। तीसरे मुनि हैं पतंजलि। ठीक है, पतंजलि क्या कहते हैं, पतंजलि कहते हैं मैं तो महाभाष्य लिखता हूं, मतलब मैं महाभाष्यकार हूं। इन्होंने क्या लिखा, एक महाभाष्य लिखा, जो क्या था, उस पाणिनि और वररुचि के द्वारा लिखे गए सूत्रों और वार्तिकों का स्पष्टीकरण करना, उसका अनुवाद करना, उसको प्रत्येक तक पहुंचाना, प्रत्येक बालक को समझाने का जो कार्य किया था वो पतंजलि ने किया था, और उसकी व्याख्या की थी। उसको महाभाष्य कहा जाता है, और उनका जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है, महाभाष्यम। ठीक है, उनके ग्रंथ को महाभाष्यम कहा जाता। ये हुआ आपके तीसरे मुनि। यदि ये 3 मुनि नहीं होते तो आज तो आप और हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे उन 3 मुनियों के बाद मोटा मोटी जो आज हमको पढ़ना है, और वो ये पढ़ना है वर्ण विचार का प्रारंभिक परिचय। तो प्रारंभिक परिचय की शुरुआत मैं करता हूं वर्ण विचार की, और उसकी शुरुआत अब होगी आपके पहला वर्ण विचार का वर्णमाला से। कहां से, वर्णमाला से। और वर्णमाला का पहला बिंदु है वर्ण। क्या है, वर्ण। सर वर्ण किसे कहते हैं, यदि ऐसा पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे आप, ठीक है, बता सकते हैं आप। तो आपका उत्तर होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। समझ लेना इस बात को कि जिसका टुकड़ा नहीं हो,
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। कैसे? तो देखें, यहां जैसे मैंने लिखा अ, क्या इस अ के आप टुकड़े कर सकते हैं? तो जी नहीं सर, इस अ के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या आप इस क के टुकड़े कर सकते हैं? तो नहीं सर, इस क के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। इसलिए सर इस भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। तो सबसे छोटी होकर सूक्ष्म इकाई है, लेकिन वो क्या करती है सर? उसके टुकड़े नहीं होते हैं। और उस वर्ण से मिलकर के ये तीन पक्षों पर बात करता है। पहला व्याकरण जो है वो तीन पक्षों पर बात करता है। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। पहले वर्ण बना, फिर शब्द बना और शब्द से वाक्य बना। ऐसे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। क्या है? अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। सर कैसे और कब और क्यों कहा जाता है? तो देखेंगे। कहते हैं इसका समास विग्रह यदि आप देखेंगे तो होता है न अक्षरः इति अक्षरः, न अक्षरः इति अक्षरः। ठीक है, तात्पर्य है न मने नहीं, क्षर मने समाप्त होने वाला, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है उसे अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात मैंने यहाँ पे अ लिखा, इस अ को मैंने यहाँ से हटा दिया। मैंने अ लिखा और उस अ को मैंने यहाँ से हटा दिया। क्या यह अ हमेशा के लिए समाप्त हो गया? तो जी नहीं, यह अ जो है वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुआ। इस अ को हम हमेशा के लिए समाप्त होता नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सर जो है वो अक्षर कभी समाप्त होता नहीं है। इसलिए वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्ण के प्रकारों पर और सारी एक एक करके बात करेंगे। पहला एक डायग्राम देखेंगे आप, उसमें अपन वर्ण पर बात कर रहे हैं। देखें, वर्ण का पहला प्रकार जो है वो है स्वर। ठीक है, वर्ण का दूसरा प्रकार जो है वो है व्यंजन। और वर्ण का तीसरा प्रकार आप में से अगर कोई बता सकता है तो बताए। बता सकता है कोई? कमेंट में लिखो। तो ध्यान रहे कि यदि आपको तीसरा प्रकार नहीं पता है तो तीसरा प्रकार होता है अयोगवाह। क्या होता है? वर्ण का तीसरा प्रकार जो होता है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब यहां देखें, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर, सबसे पहले स्वर के प्रकारों पर और स्वर पर चर्चा करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा देखेंगे आप सबसे पहले कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है। ध्यान दें कि बिना किसी मतलब जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उस अवस्था को स्वर कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। तो सर व्यंजन किसको कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब इसका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वरों के व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कारण से हम क्या करेंगे? इस कारण से हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि व्यंजन जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होकर के किसके अधीन है? स्वरों के अधीन। किसके अधीन है? स्वरों के अधीन। तो ध्यान रहे, व्यंजन किसे कहते हैं? तो सर स्वर की सहायता से उच्चारित होता है।
स्वर किसे कहेंगे तो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है। और अयोग्य क्या है तो अयोग्य अपने आप में दो ही है, इसलिए अब मैं यहाँ पर एक एक करके प्रकार लिखूंगा। स्वर का जो पहला प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लूत, और चौथा प्रकार भी है इसका वो है मिश्र स्वर। ठीक है जी, ध्यान से देखें, हम चारों प्रकार स्वरों के लिख चुके। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार पर। ठीक है, ऋस्व माने क्या, दीर्घ माने क्या, प्लूत माने क्या और मिश्र माने क्या, उस पर अपन एक बार चर्चा कर लें। तो सबसे पहले ऋस्व से तात्पर्य है कि जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ऋस्व कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उसे प्लूत कहते हैं। और मिश्र किसे कहते हैं तो मिश्र कहते हैं किसको, तो मिश्र कहते हैं दो विपरीत स्वर ध्वनियां जिसमें मिली हुई हो, दो अलग अलग स्वर ध्वनियां जिसमें सुनाई देती हो, ऐसे वर्ण को मिश्र या संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे व्यंजन के प्रकारों। व्यंजन का पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा प्रकार है ऊष्म, और चौथा प्रकार है संयुक्ताक्षर। अयोगवाह क्या कहता है, अयोगवाह दो ही होते हैं, पहला अनुस्वार और दूसरा है कौन सा, विसर्ग। ठीक है जी, पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ध्यान रहे, अब व्यंजन के चारों प्रकारों का परिचय। स्पर्श व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्पर्श करता हुआ बाहर तक निकले, ध्वनि जिसकी बाहर आए, फेफड़ों से निकलते हुए जब पूरे मुख को स्पर्श करता हुआ बाहर निकलता है उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंतस्थ तो कंठ से निकलता है, अंदर से निकलता है, उसे अंतस्थ कहा जाता है। ऊष्म मैंने जो बोलते समय ऊष्मा पैदा करता है, क्या पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है, उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। और अंत में संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं तो साफ ऐसे वर्ण जिसमें दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियां सुनाई दे, दो विपरीत व्यंजन ध्वनियां सुनाई दें, उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अयोगवाह की बात करूं मैं तो पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। तो जिसमें अनुस्वार और विसर्ग दो ही आते हैं वो होता है अयोगवाह। ठीक है जी, यहां तक कि हम बात खत्म कर चुके। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उस पर अपन अब चर्चा करेंगे। ऋस्व कौन कौन से वर्ण हैं सर स्वर में, तो अ, ई, उ, री और री, ये पांच जो वर्ण हैं अ, ई, उ, री और री, वो क्या है, ऋस्व कहलाते हैं। दीर्घ कौन से हैं तो आ, ई, उ और दीर्घ री, ये जो है वो दीर्घ कहलाते हैं। प्लूत कौन से हैं तो प्लूत क्या कहलाते हैं तो प्लूत में सर स्वर के साथ यदि तीन का सिंबल, तीन लिखा हुआ पीछे मिल जाए, मतलब तीन मात्राओं का समय लगता है जिसके उच्चारण में, उसे क्या कहा जाता है, प्लूत कहा जाता है। मिश्र, तो मिश्र किसे कहते हैं सर तो सर दो विपरीत ध्वनियां सुनाई दें, जैसे ए, ओ, आई और औ, ये चार जो हैं वो मिश्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है जी, उसी प्रकार व्यंजनों के साथ आ जाएं। स्पर्श कौन से हैं तो क वर्ग से प वर्ग,
तक, ठीक है। मतलब क ख ग ग अंग, च छ ज ज इ, ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न, ये जो 5 वर्ग हैं, और प फ ब भ म, ये 5 जो वर्ग हैं वो स्पर्श में आते हैं। और अंतस्थ में कौन से वर्ण आते हैं? तो सर य व र ल, य व र ल। सर य व र ल जो है, य व र ल, ये जो हैं वो अंतस्थ में आते हैं। ऊष्म में कौन से आते हैं? तो सर श श स ह, श श स ह। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आते हैं। और संयुक्ताक्षर कौन से हैं? तो संयुक्ताक्षर 3 तो जो आपने हमेशा से देखे हैं, पढ़ रखे हैं, वो हैं। उसके अलावा भी और कई सारे बनाए जा सकते हैं। और शतरंगियां तो आपको रोज दिखाई देते हैं, आप हर वर्णमाला में देखते हैं, वर्णमाला खोलते ही। लेकिन यहाँ पर आज जो है वो आप और कई सारे बनाए जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है सर। और जिसमें भी 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियां आप जोड़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो सार्थक 2 व्यंजन ध्वनियां होंगी और वो मिलकर के जो वर्ण बनाएंगी, उसे संयुक्ताक्षर कहा जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी वर्णमाला पर बात। ठीक है, अब वर्णमाला के अनुसार यदि पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो सर यूं कहते हैं कि वर्णमाला के अनुसार 13 कितनी होती है? 13। ठीक है, उसके बाद व्यंजन की संख्या आप जानते हैं, 33 प्लस 3 36। ठीक है, और 2 अयोगवा आपके सामने है। तो इस प्रकार से जो है वो संख्या हमारी वर्णमाला की है। अब यहाँ से तो प्रश्न आपका न के बराबर बनता है, ज्यादा नहीं बनता, पर यहाँ पर आपको जानकारी इसलिए देनी जरूरी थी क्योंकि इन सब का संक्षिप्त परिचय आपको होना चाहिए, तब मैं माहेश्वर सूत्र में आपको इस चीज को क्लियर कर सकता हूँ। इस कारण से अब हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र पर। अब जो हमारी मूल वर्णमाला है, अब जो हमारी मुख्य वर्णमाला है, उस पर हम आएंगे और मूल वर्णमाला पर अब बात हम करेंगे। अब ध्यान दें कि आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि प्रश्न कैसा आएगा, और ये बात प्रश्न कैसा आएगा। ठीक है, प्रश्न कैसा आएगा, उसके बाद उसका उत्तर क्या देंगे। ठीक है, उस पर हम चर्चा अभी करेंगे कि साहब वर्णमाला पढ़ते पढ़ते हम प्रश्न क्या आएगा, कैसा आएगा, और उसका उत्तर हमको कैसा देना है और क्या देना है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहला बिंदु जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे कहते हैं माहेश्वर सूत्र। जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है, जिसको कहा जाता है माहेश्वर सूत्राणी, इसमें 14 सूत्र होते हैं, जिसे संस्कृत में चतुर्दश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दश। ठीक है जी, अब उस माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम भी आप सुन लें। उस माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम होते हैं, पहला माहेश्वर सूत्र आपने देखा, दूसरा शिव सूत्र भी कहते हैं, तीसरा प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, चौथा इसे अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। अक्षर समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। कैसे और क्यों कहा जाता है, तो एक बार देखेंगे आप कि इस सूत्र को मैं लिख रहा हूं यहाँ, उससे पहले आपको इसका संक्षिप्त परिचय दे दूं। इसे शिव सूत्र कहते हैं। दूसरा परिचय इसका, सर इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तीसरी बात, सर इसे अक्षर समामनाय। ये 3 प्रकार के नाम उसके अतिरिक्त और हैं, जिसके कारण इसका परिचय इस प्रकार से होता है। अब सर माहेश्वर क्यों कहा, तो महेश्वर से आगत इति माहेश्वर, मतलब जो महेश से प्राप्त है, मतलब अर्थात जो शिव से प्राप्त है, इसलिए उसे महेश्वर शिव सूत्र कहा जाता है। दूसरी बात, प्रत्याहार सूत्र इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसके अलावा किसी और सूत्र से प्रत्याहारों का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है।
तीसरी बात है अक्षर समामनाय। आपने जो वर्णमाला पढ़ी उस वर्णमाला का एक भी अक्षर यहाँ छूटता नहीं है। देखे कैसे, तो मैं माहेश्वर सूत्र लिख रहा हूं, देखेंगे। आई ओण रेल रेक ए ओ अंग आई औच ठीक है, यहां तक आपके सभी स्वर वर्ण हो गए। पांचवा जो है वो है आपका हयवर लण यम यम गणनम जबय गढ़दश खफ छठ सॉरी जबगढ़दश इस प्रकार ये आपका जो है वो यहां तक 10वां। और 11वां सूत्र क्या कहता है, देखें। खफ छठ खफ छठ चट तव 12वां कपय सर और हल। ये आपका माहेश्वर सूत्र है। ये कहता है कि अयोण ऋक एवंग अयौच हयवरट लण इयम गणनम जबय गडदश जब गडदश खफ छट थ चट तव कपय सर हल। ये उस सूत्र से निकले हुए ध्वनियां हैं। कहा जाता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचभारम। 9 और 5 9 और 5 14 होते हैं। तो सर टोटल 9 और 5 बार उन्होंने ढक्का नाद किया और उससे जो ध्वनियां निकली उसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। उस ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसको ग्रहण करने वाले प्रथम मुनि पाणिनि हुए, जिनको पहला मुनि कहा जाता है व्याकरण। चलिए अब इसके हम मोटा मोटी टुकड़े पढ़ रहे हैं। पहला टुकड़ा है हमारा नंबर 1। इसको हम 1 से 4 सूत्र को स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो टुकड़ा है मुख्य, उसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? व्यंजन के नाम से। अब बात ये कि सर स्वर का कोई दूसरा नाम है? तो सर हाँ जी, स्वर का दूसरा नाम भी है। कौन सा है? तो साहब स्वर का दूसरा नाम है, स्वर कहां से कहां तक है? तो सर अ से लगा के च के मध्य सभी स्वर हैं। तो सर अब स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है अचस्वराः। क्या कहा जाता है? अचस्वराः। अच स्वर होता है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ये बात सिद्ध होती है कि अच स्वर कहते हैं, अच को स्वर कहा जाता है। दूसरी बात, ह से लगा के ल के मध्य सभी व्यंजन वर्ण हैं। क्योंकि हमने लिखा है व्यंजन, और व्यंजन का दूसरा नाम भी होता है। सर ह से लगा के ल के मध्य सभी व्यंजन है, इसलिए व्यंजन को हल कहा जाता है।
और इसीलिए कहा जाता है हल व्यंजनानि। कहा जाता है हल व्यंजनानि, हल को व्यंजन कहा जाता है। एक प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रवीणा जी को साधुवाद और आभार, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, खुशबू जी ने पूछा है। तो एक बार सुन लें साथियों, स्वर, मूल स्वर जो है वो कितने होते हैं उस पर अपन बात कर रहे हैं। आप ओवरऑल यदि सारे स्वरों की जानकारी चाहते हैं तो इसका उसकी एक एक जानकारी आपको मैं दूंगा। सबसे पहले माहेश्वर सूत्र के अनुसार यदि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो पूर्ण रूपेण 9 होती है। कितनी? 9। ठीक है जी। और फिर जो है वो यदि यूं पूछी जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपका प्रश्न उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि वो उत्तर आपका हो जाएगा स्वरों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितनी होती है? 21 या 22। कितनी होती है? 21 या 22, है ना। अब आप इसमें से मूल स्वर जो पूछ रहे हैं, वो मूल स्वरों की संख्या 5 है। कितनी है? पहला और दूसरा सूत्र अ, इ, उ, री और री, ये 5 जो वर्ण है उसे मूल स्वर कहो या रीस्व स्वर कहो या आधारभूत स्वर कहो, आप जिस बात से उसको सहमत है उस बात से आप कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि मूल स्वर जो है वो कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर जो है वो आपके हैं अ, इ, उ, रे और रे। ठीक है। वर्णमाला के अनुसार पूछा जाए तो हालांकि वो नहीं पूछता है, वैसे आपको पूछा जाता है माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखना है 9। आपको पूछा जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या अष्टाध्यायी के अनुसार या संस्कृत वांग्मय के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 21 या 22। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है अगले दो पार्ट, वो है पहला और तीसरा और चौथा सूत्र, जिसको हम मिश्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र स्वर कहा जाता है। क्यों मिश्र स्वर कहा जाता है? क्योंकि सर ए बनाने के लिए आपको दो अलग अलग स्वर ध्वनियां चाहिए। क्या चाहिए? ए बनाने के लिए आपको दो अलग अलग स्वर ध्वनियां चाहिए, और दोनों अलग अलग स्वर ध्वनियां लगती हैं और ए बनता है, तब जाकर के उसे दो अलग अलग ध्वनियों के कारण उसे मिश्र माने मिक्स कहा जाता है, इसलिए उसे मिश्र स्वर कहा जाता है। तो ए ओ ऐ औ ये जो है वो मिश्र स्वर है। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है पांचवा और छठा। पांचवा और छठे में य, व, र और ल, यहां तक सभी ह को छोड़ करके अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद इयम गणनम, और इयम गणनम जो है वो सभी वर्गों का पांचवा वर्ण है। सभी वर्गों का पंचम या पांचवा। ठीक है। च छ ज ज इ प फ ब भ म क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न। उसके बाद झबैय और गणदश, ये दोनों सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण हैं। सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण हैं। उसके बाद आपका जबगणद जो है वो सभी वर्गों के तृतीय वर्ण है। ठीक है। उसके बाद ख फ छ ठ थ, यहां से यहां तक ये सभी वर्गों का दूसरा वर्ण है। और चट तव से लगा के कपय तक, चट तव से लगा के कपय तक ये सभी वर्गों का कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। अब ध्यान दें, उन लोगों की विद्वत्ता देखना, वो लोग कितने विद्वान हुआ करते थे। 1 2 है ना, 3 4 और 5, सब उन्होंने उल्टा क्रम लिखा है, फिर भी उल्टे क्रम में भी उसको सीधा जमा दिया है।
वो लोग इतने विद्वान हुआ करते थे, आप और हम उनके सामने कुछ नहीं है। हम तो वो देख करके गए, उतना ही पढ़ लें तो हमारे लिए बहुत है। इसलिए कहा है कि माहेश्वर सूत्र कहता है कि सर यहाँ तक, अब आगे हम बढ़ते हैं, श सर और हल, यहां से यहां तक जो है वो आपका ऊष्म स्वर है। अब यहां से कितने सारे प्रश्न बनते हैं वो देखना। पहला प्रश्न यहां से बनता है, वो बनता है आपका कौन सा? पहला प्रश्न बनता है कि यहां पर माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण 2 बार आया है, वो कौन सा है? माहेश्वर सूत्र में अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? सूत्रों में अंत में प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? समझना प्रश्न। माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे तो आप उत्तर दे सकते हैं। शायद आपने उत्तर दिए भी होगा कमेंट बॉक्स में। उत्तर दिए किसी ने तो ध्यान दें कि, और उसका उत्तर भी आपको बता दूं मैं कि सर माहेश्वर सूत्र के सूत्रों के अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण है न। देख लो, नंबर 1 सूत्र के अंत में है न, और नंबर 2 न। 2 बार सर न पूछा गया है और 2 बार न यहाँ पर आया है, तो सूत्रों के अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? तो न। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि सामान्य रूप से माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? सामान्य रूप से माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? बोलिए फटाफट। चलो तो ध्यान दें, वो वर्ण है आपका ह। कौन सा? नंबर 1 यहां पर भी ह, और दूसरा नंबर 2 यहां पर भी ह। ध्यान रहे कि सर माहेश्वर सूत्र में 2 बार सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? ह। उसके अलावा प्रश्न बनता है अगला, वो प्रश्न बनता है आपका ऋस्व संज्ञक वर्ण अस्ति। ऋस्व संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या होता है? ऑप्शन ए होता है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी अ, और ऑप्शन डी को पीना। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर है अ। ठीक, आगे हम कल इसके आगे आप बढ़ेंगे और अगले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो माहेश्वर सूत्र के कई सारे प्रश्न बाकी हैं। कई सारे प्रश्नों पर हम कल चर्चा करेंगे। आज तक अब तक के लिए धन्यवाद।